का सबसे पहले मैं खेद जताना चाहूँगा कि कल मैं ख़राब मौसम के कारण आप लोगों के रूबरू नहीं हो सका, लेकिन आज मौसम बिल्कुल पूर्णिया का क्लियर है और मैं भी आज तरोताज़ा होके, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा क्रिटिकल मुद्दा है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, आज़ाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को, तो आखिर हमारे देश के सामने क्या क्या विकट परिस्थितियां थी और हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने उन समस्याओं से कैसे निजात पाया या अपने देश को कैसे ट्रैक पे लाया। तो ये प्रश्न जो है सिविल सेवा में, स्पेशली यूपीएससी बीपीएससी में पूछे जाते हैं इससे संबंधित, और इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं यथासंभव अच्छा प्रकाश डाल पाऊँ। 15 अगस्त 1947 में जो हमारे देश के सामने जो समय समस्या थी उसको मैं कुछ हेडिंग में बांटकर, जैसे आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, सामाजिक समस्या, ये सारी चीज़ों पे मैं हेडिंग वाइज, टॉपिक वाइज मैं डिस्कस करूँगा। और मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहूँगा कि जितना संभव हो सके आप लोग इस लाइव वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक युवा वर्ग इससे फ़ायदा उठा सके। सबसे पहले मैं राजनीतिक स्थिति कैसी थी, क्या राजनीतिक समस्याएं थी, उस पर चर्चा करना चाहूँगा। आप जैसा कि जानते हैं कि आज़ादी के समय 15 अगस्त और 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश दो टुकड़ा में बट गया। एक पाकिस्तान बना और दूसरा इंडिया के रूप में अस्तित्व में आया। ये भारत के इतिहास में एक त्रासद वाली अवस्था थी। यदि आज भारत, मान लो आज यदि भारत एक होता तो आज दुनिया में किसी की हस्ती नहीं थी कि हमारे देश की आंख दिखा सके, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि मजबूरन हमारे देश को दो टुकड़ों में बंटना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी भारत की भूमि दो टुकड़ों में बंट गई, राजनीतिक रूप से पाकिस्तान और भारत। इससे पहले हमारे नेताओं ने काफ़ी प्रयास किया कि किसी तरह ये दो देश न बने, एकीकृत भारत हो, लेकिन विश्व की बड़ी शक्तियाँ ये समझ रही थी कि यदि ये एकीकृत भारत आज़ाद हुआ तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोगों का बोलबाला खत्म हो जाएगा। इसलिए बाहरी शक्तियां भी प्रयासरत थी कि भारत दो टुकड़ों में किसी तरह बंट जाए, फिर इन दोनों के बीच जो आपसी संघर्ष होगा वो आपसी संघर्ष का फायदा हम लोग उठाएंगे। कोई इसको हथियार बेचेगा, कोई उसको हथियार बेचेगा, कोई उसका आर्थिक शोषण करेगा, कोई उसका आर्थिक शोषण करेगा, जो आप लोग महसूस कर रहे होंगे। ज़्यादा चूँकि ये टॉपिक ऐसा है कि ये पॉलिटिकल टॉपिक भी हो जाता है, तो इस पर हम लोग को बिल्कुल इस टाइप से जवाब देना है कि लगे ना कि हम चिखर हैं। और एक स्टूडेंट के लिए राजनीति से ज़्यादा संबंध रखना ठीक नहीं, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। आपके साथ हर तबके के लोग आएंगे, हर विचारधारा के लोग आएंगे और सब आपके लिए एक समान है और सब आपको एक समान रूप से देखेंगे। ये पब्लिक परसेप्शन भी ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग को बिल्कुल दिल से साफ होना पड़ेगा एक सिविल सर्वेंट के रूप में। और चूंकि सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो उसका एग्ज़ाम भी और आंसर राइटिंग भी उसी तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस मुद्दे को हम उसी तरह से बिल्कुल स्पष्ट
और बिल्कुल जो है माइल्ड लैंग्वेज में, मधुर लैंग्वेज में इसको रखेंगे। तब है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के पहले काफ़ी दंगे फसाद हो रहे थे। बाहरी शक्तियाँ भी प्रयासरत थी कि ये दंगा फसाद इस तरह से हो कि अंततः दो टुकड़ों में बट जाए और उन लोगों की मनोकामना भी पूरी हुई। बहुत बड़ी ये त्रासदी, पूरा देश, इवन सरकारी कार्यालय भारत पाकिस्तान में पड़ चुका। एक कार्यालय है तो उसमें भी लगता था कि भारत पाकिस्तान दो गुट हो गया है। शायद आप लोग आज भी गुटबंदी वहाँ देखते होंगे, थोड़ी बहुत गुटबंदी रहती है। उस समय काफ़ी ये आक्रामक रूप से गुटबंदी हुआ करती थी और स्थिति ये थी, जैसा मुझे याद आ रहा है कि वित्त मंत्री बनाए गए थे, जो अंतरिम सरकार बनी थी नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व में, उसमें वित्त मंत्री बिल्कुल किसी भी मसौदे को बिल्कुल रोक दिया करते थे। तो राजकाज का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था अंतरिम सरकार का। और मीन्स जो पाकिस्तान समर्थक उस समय थे, उनकी मंशा ये थी कि राजकाज बिल्कुल ठप पड़ जाए और मजबूर होके भारत की सरकार, भारत देश दो टुकड़ों में बटे, पाकिस्तान हमें मिले। उनका मंशा था कि धर्म के आधार पे हमारा देश एक होगा और जब धर्म के आधार पे हम अलग देश बनेंगे तो हमारी स्वतंत्रताएं सुरक्षित रहेंगी, जो भी चाहेंगे हम वो करेंगे। लेकिन मेरा एक अपना ओपिनियन है और एक अपना जो अनुभव है, जो मेरी सोच है कि धर्म के आधार पे, अर्थात धर्म कहना उचित नहीं है, यहाँ संप्रदाय कहना उचित है, पंथ कहना उचित है। धर्म के आधार पे जब भी कोई देश का निर्माण हुआ है तो टिकाऊ नहीं हुआ। यदि धर्म के आधार पे ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तो आखिर क्यों पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। यदि धर्म के आधार पे ही देश बनता तो सारे मुस्लिम देशों को एक देश होना था, क्यों अलग अलग हैं? सारे ईसाई देश, क्रिश्चियन वर्ल्ड एक होते, क्यों अलग अलग हैं? हर क्षेत्र की अपनी समस्या होती है और जब रोटी का सवाल आता है तो सब साइड, हर चीज़ साइड हो जाएगा। पहला रिक्वायरमेंट फिर रोटी होगा, अर्थात आर्थिक समस्या। इसीलिए धर्म के आधार पे वो बना देश, पंथ के आधार पे बना वो देश दो टुकड़ों में बट गया। तो उस समय की सबसे बड़ी समस्या जो है वो संप्रदायवाद के रूप में उभरी थी, वो सबसे बड़ी थी। आपको आज़ादी के समय लगभग 50 लाख से ज़्यादा आदमी इधर से उधर, उधर से इधर, आखिर पाकिस्तान साइड से इंडिया, इंडिया साइड से पाकिस्तान गए थे। लगभग 10 लाख आदमी दंगों में मारे गए थे। कहीं किसी कारण से 1 लाख आदमी, इंडिया की पॉपुलेशन 4 गुनी हो चुकी है उस समय से, 4 गुनी। यदि 1 लाख आदमी अभी मरे तो कितनी बड़ी त्रासदी मानोगे आप। और उस समय चौथाई जनसंख्या होने के बाद भी 10 लाख आदमी मारे गए थे, कत्लेआम हुआ था, रक्त रंजित स्वतंत्रता मिली थी हमें। और हमारा देश उस समय इतनी पुलिस व्यवस्था, इतनी मिलिट्री, टैंक, कुछ भी नहीं था। आपको यदि एक उदाहरण बताऊं मैं तो मात्र 2300 मेगावाट बिजली बनती थी, 2300 मेगावाट, जो मेरा मेमोरी कहता है। और आज लगभग 3.25 लाख मेगावाट, 3.5 लाख तो हम 3-4 साल पहले पास कर चुके थे, तो अमूमन टचिंग 4 लाख मेगावाट। कितना गुना होगी? जनसंख्या आपकी 4 गुनी बढ़ी है मात्र, लेकिन आपकी बिजली जो है लगभग 100 गुने, मान के चले 150 से 200 गुने बढ़ रही है। आज घर घर में बिजली है। जहाँ राजा महाराजा के घरों में सिर्फ बिजली चला करते थे, आज घरों में है। कुछ गांव अफवाह छोड़ दे, कुछ घरों को तो बिजली की पहुंच हो चुकी है। तो उस समय ये स्थिति थी। खाने के लाले पड़े थे। अमेरिका से किसी विशेष प्रावधान के तर्ज पर गेहूँ आता था, तब हमारे यहाँ के लोग खाते थे। और अमेरिका उस समय चाहता था कि हम इससे राजनीतिक फ़ायदा उठाएं, अपने खेमे में शामिल करें। लेकिन जब भारत ने इनकार किया, खेमेबंदी से अपने को मुक्त रखना चाहा, तो अंततः अमेरिका ने शायद गेहूँ देना बंद कर दिया।
और स्थिति काफ़ी खराब भी हो चुकी थी, जिसके कारण हरित क्रांति की ज़रूरत पड़ी। और हरित क्रांति के बाद हम अन्य बड़ी हुई, तो विकट समस्या थी। तो पहला एक संप्रदायवाद, मैंने कहा राजनीतिक समस्या ये थी कि भारत एक आज़ादी के पहले लगभग 500 से ज़्यादा रजवाड़े थे, जमींदार थे, राजा महाराजा थे, और उनको अंग्रेज़ों ने पाला था। अंग्रेज़ों को उन लोगों ने पोसा था, म्यूचुअल केयर करते थे एक दूसरे का, एक दूसरे की देखभाल करते थे, एक दूसरे के अस्तित्व को बचाते थे। और वी आर नॉट गेटिंग साउंड, क्या साउंड इज नॉट कमिंग साउंड। और स्थिति ये थी कि वो रजवाड़े जो है वो चाहते थे कि भारत में जो ये संविधान निर्माण का कार्य हो रहा है, भारत जो राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर जाने वाला है, उसमें रुकावट पैदा हो, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता, उनका राजपाट जाने वाला था। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी नेतागण थे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी ये रजवाड़े। इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब भारत आज़ाद हो रहा था, इनका राजपाट जाने वाला था। ये लोग काफ़ी ताकतवर, सामाजिक रूप से ताकतवर थे। लोकल में इन लोगों की काफ़ी चलती बनती थी। तो यदि इन लोगों को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता तो ये लोग विद्रोह करवा सकते थे, और एक नौनिहाल देश जिसके पास न ताकत थी न पैसे थे, वो बिखर सकता था। तो इसके लिए प्रीवी पर्स अर्थात कुछ पेंशन, कुछ मुआवजा, कुछ पोस्ट, इन सब चीज़ों की व्यवस्था की गई, और इन लोगों को शासन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल भी किया गया। लेकिन 3 जो रियासत थे, उन लोगों ने विवाद पैदा किया, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। आप लोग जानते ही हैं कि हैदराबाद के साथ क्या हुआ। पुलिसिया कार्रवाई के तहत सरदार पटेल, जिनको कि लौह पुरुष कहा जाता है, भारत के तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनके प्रयास से हैदराबाद को, जूनागढ़ को और जम्मू कश्मीर को भारत देश में अंततः मिलाया गया। और इस पे भी मैं प्रकाश डालना चाहूँगा संक्षेप में कि जूनागढ़ की समस्या ये थी कि जूनागढ़ में हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी, और चूँकि वो गुजरात का एक पोर्शन हुआ करता था, तो पाकिस्तान से सटे हुए था, तो वहाँ का शासक मुसलमान था, वो पाकिस्तान में मिलना चाहता। अब थोड़ा सा इसमें मैं जो डॉक्यूमेंट उस समय तैयार हुआ था, उसके अनुसार शर्त ये थी कि जो ये रजवाड़े थे, वो चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या स्वतंत्र रहें। 3 ऑप्शन था। क्या? या तो आप इंडिया में शामिल हो, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर आप स्वतंत्र रहो। तो बहुत सारे जो रजवाड़े थे वो जो पाकिस्तान साइड थे, पाकिस्तान में शामिल हुए, जो इंडिया साइड थे वो इंडिया में शामिल हुए, और जो स्वतंत्र रहने वाले कोई रियासत बचे नहीं थे, इन तीनों को छोड़कर, इंडिया की बात यदि करें। और जूनागढ़ की समस्या थी कि हिंदू जनसंख्या ज़्यादा लेकिन शासक मुस्लिम, तो शासक मिलना चाहता था पाकिस्तान में, और हिंदू जनसंख्या चाहती थी कि हम इंडिया में मिलें। हैदराबाद में कुछ मामला ऐसा था, कोई जनगणना तो उसमें ठोस हुई नहीं थी, तो हैदराबाद में मामला ऐसा था कि वो इंडिया के बिल्कुल हर्ट में है, नक्शा में देखेंगे। निज़ाम वहाँ के चाहते थे, शासक चाहते थे पाकिस्तान में मिले, और वहाँ की जनसंख्या बटी हुई थी, तो वहाँ पे पुलिसिया कार्रवाई की गई। जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा इंडिया में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर का शासक हिंदू हरि सिंह थे, और वहाँ पे जनसंख्या अधिक मुस्लिम थी, तो जनसंख्या पाकिस्तान की तरफ, हरि सिंह चाह रहे थे इंडिया की तरफ, लेकिन स्थिति कुछ उनके अनुकूल नहीं थी, तो वो स्वतंत्र रहने का निश्चय किया। अंततः पाकिस्तान का आक्रमण होता है, फिर इंडिया
शर्त रखता है कि आप इंडिया में अपने को शामिल करो, साइन करो, सिग्नेचर करो, फिर ही हम मदद कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर का मामला उलझ के रहा। अंततः जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से नहीं, फिर भी हमारे देश के ही अंतर्गत आया। तो ये समस्या थी और समस्या से निपटना, हर मोर्चे पर समस्या थी और हर मोर्चे पे भारत सरकार को निपटना था। अब देखिए कि सरकारी कंपनी में एक सुई बनाने के लिए भी लोहे की फैक्ट्री नहीं थी। टाटा का प्राइवेट कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुका था, लेकिन सरकारी तौर पे कहे तो लोहे की फैक्ट्री नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में लौह उद्योग के प्रसार के लिए आपको बिना लोहे का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। रेलवे पटरी बिछाना हो, ट्रैक्टर बनाना हो, कृषि उपकरण बनाना हो, उद्योग धंधे के मशीन बनाने हो, कुछ भी बनाना है तो आपको लोहा चाहिए और सस्ता लोहा चाहिए, मजबूत लोहा चाहिए। तो लोहे की 3 फैक्ट्रियां शुरुआत में लगाई गई जो आज भी अच्छे हैं, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। सोवियत संघ की मदद से भिलाई का स्टील प्लांट लगा, दुर्गापुर और राउरकेला जर्मनी और ब्रिटेन की सहायता से। उसके बाद आगे चल के बोकारो स्टील सिटी भी आया। तो लोहे उद्योग धंधे के लिए आपको या कृषि के विकास के लिए आपको लोहा चाहिए, उन पे भी भारत सरकार को काम करना था और हमारी सरकार ने काम किया। फिर आपको एजुकेशन चाहिए था, तो एजुकेशन के लिए स्थिति ये थी कि उस समय 10-12% ही साक्षरता थी और जहाँ साक्षरता दर इतना निम्न हो वहाँ ज्ञान का स्तर क्या होगा, वहाँ कैसे अच्छे अच्छे मैनेजर पैदा होंगे, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट पैदा होंगे। और 1-2 पैदा होने से काम नहीं चलेगा, बड़ी तादाद में पैदा होना चाहिए, बनना चाहिए साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तब देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका पहला IIT कॉलेज टेक्नोलॉजी के लिए, पहला IIM मैनेजमेंट के लिए और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए UGC की स्थापना हुई। तो स्थिति इतनी विकट थी कि हमारे देश में कितना भी उस समय काम करो काफ़ी कम हो रहा था और राजनीतिक समस्या भी चरम पे थी। आज़ाद हुआ था लेकिन जो विघटनकारी शक्तियाँ, जिसको कि बुक में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहा गया है, जो केंद्र से हटाना चाह रहा था, वो यानी विखंडन करना चाह रहा था देश की अखंडता पे, वो शक्तियाँ काफ़ी ताकतवर थी। और सबसे त्रासद समस्या तो उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या थी। और विदेश मोर्चे पर भी हमारी समस्या थी। विदेश के स्तर पे क्या कि हम लोग नए आज़ाद हुए थे और उसमें पूरा विश्व, जैसा कि जानते हैं, 2 शीतकालीन युद्ध चल रहा था, 2 पोल में बटा हुआ था, एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। अमेरिका वाले चाहते थे जो भी आज़ाद हो रहे हैं वो मेरी तरफ आवे, सोवियत संघ चाह रहे थे मेरी तरफ आवे। भारत के समक्ष समस्या थी, भारत ने जो भी उस समय नए आज़ाद हो रहे थे वो गरीब थे, उनको टेक्नोलॉजिकल वैज्ञानिक विकास करना था, औद्योगिक विकास करना था, आर्थिक विकास करना था, इवन सामाजिक विकास करना था। यदि वो खेमेबाजी में बढ़ते तो उनका शोषण ही होता। वैसी परिस्थिति में उस समय गुट निरपेक्ष एक आंदोलन चला जिसमें कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी भी एक नेता थे और भारत जो है किसी भी खेमे में शामिल होने से अपने आप को बचाते हुए उस गुट निरपेक्ष का सदस्य बने, अर्थात खेमेबाजी से बचे। ये भी एक सफलता मानी जाएगी। आज भी हम खेमेबाजी से बच रहे हैं और इससे भारत की छवि, विदेश नीति आज भी पाकिस्तान की तरह नहीं है, निष्पक्ष माना जाता है। यदि भारत आज भी कुछ बोलता है तो उसकी बात सुनी जाती है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी चुनौतियाँ थी और हमारी सरकार ने धीरे धीरे आज 50-60 साल के दौरान, 70 साल लगभग आज़ादी का हुआ,
दौरान काफ़ी कुछ किया है। अब थोड़ा मैं स्पेस के क्षेत्र में जाऊँ तो उस समय आपने सुना होगा होमी जहांगीर भाभा का नाम और विक्रम साराभाई का नाम, और तीसरा नाम भी शायद आपने सुना होगा मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया। तो उस समय ही हमारे देश में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में अंतरिक्ष के ओर हमने कदम बढ़ा दिया था, और परमाणु के क्षेत्र में भी हमने उसी समय कदम बढ़ाया था होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। और उसी समय बिजली की समस्या, सिंचाई की समस्या, इन सबों से निजात पाने के लिए बहुत सारे बांध बनाए गए। बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है, जैसे भाखड़ा नांगल और नागार्जुन सागर, कोसी प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो कि आज झारखंड में जो औद्योगिक विकास हुआ है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, काफ़ी भयानक बाढ़ आती थी। आज उनसे जो पनबिजलियाँ बनती हैं, उनसे जितने भी झारखंड के औद्योगिक केंद्र हैं प्राय सबों को बिजली प्राप्त होती है। तो शोक जो है वरदान में बदला। तो इन सारे कार्यों को हमारे देश की सरकार ने संभव किया। तो अब है कि उनसे फ़ायदा क्या हो। तो आज देख रहे हैं कि बिना बिजली के हम न उद्योग धंधे में आगे बढ़ सकते हैं, न फिर सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। ट्रेन भी बिजली से चलाए जा रहे हैं, कुटीर उद्योग भी बिजली से चलती है। तो बिजली का होना बहुत ज़रूरी था। हाँ, 2300 मेगावाट आज़ादी के समय, और आज हम किस लक्ष्य पे पहुँचे हैं? लगभग 4 लाख मेगावाट। तो इसको भी अचीवमेंट माना जाए। अब खाद्यान्न के क्षेत्र में भी देखें तो आपको पता होगा कि आज़ादी के पहले जो अकाल पड़ता था काफ़ी भयानक हुआ करता था। कारण था कि हमारे पास फूड खाद्यान्न का स्टॉक नहीं हो पाता था। जब किसी क्षेत्र में, चाहे बंगाल के क्षेत्र में हो या उड़ीसा के क्षेत्र में हो, कहीं सुखाड़ पड़ती थी और उसके कारण जो है खाद्यान्न की कमी होती थी, तो चूंकि स्टॉक में होता नहीं था तो इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में अनाज जाता नहीं था, लोग भूखे मरते थे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा। इसकी स्थापना की गई, जिलों में गोडाउन बनाए गए, वहाँ ऐसी परिस्थिति के लिए अनाज का स्टॉक किया गया। तो इस तरह से बाद में अकाल की संभावना से बचा गया। अब है कि कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना था, लेकिन हमारी उपज काफ़ी कम थी। आज से चौथाई जनसंख्या, लगभग 30 करोड़ जनसंख्या उस समय थी, आज 130 करोड़ के आसपास है, 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आज हम धान के उत्पादन में, चाहे गेहूं के उत्पादन में या तिलहन के उत्पादन में लगभग 10 गुना बढ़े। तो जनसंख्या आपकी 4.5 गुना बढ़ती है। जो एक आदमी था उस समय आज 4.5 आदमी। लेकिन उस समय यदि चावल 1 केजी पैदा हो रहा था तो आज आपके पास 10 केजी। तो उस समय एक आदमी पे पाव भर हो रहा था, आज एक आदमी पे 2 से 2.5 केजी हो रहा है। तो खाद्यान्न के क्षेत्र में भी हम काफ़ी आगे बढ़े। फिर उस समय जो अंग्रेज़ों के द्वारा स्कूल कॉलेज खोले गए थे, जैसे हम बिहार का एग्जाम्पल लेंगे तो शायद पटना यूनिवर्सिटी एकमात्र आज़ादी के समय यूनिवर्सिटी थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और आज बिहार में 14-15 यूनिवर्सिटी थी। उस समय सरकारी स्कूल भी बहुत कम हुआ करते थे। जिला में एक आध हाई स्कूल हुआ करते, जिसे जिला स्कूल कहा जाता है। आज़ादी के बाद हाई स्कूल खोले गए, प्राइमरी स्कूल खोले गए, अर्थात शिक्षा का समाजीकरण हुआ। तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरा मकसद है कि आपके सोच में परिवर्तन लाना। आप जो है, अब आप छानबीन करेंगे और एक उस समय की समस्या क्या क्या थी और हमारी सरकार ने उसे कैसे पटरी पे लाया, कहाँ कमी रही, क्या कमजोरी रही, और भविष्य में हमारी सरकार वैसी काम न करे। अर्थात आपको एक निष्कर्ष पे भी पहुंचना है, एक समालोचना करना है
100 में 60 अंक देते हैं कि 50 देते हैं कि 70, फिर आप उस पर अपना जो है अंततः निष्कर्ष लिखकर अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर जल्दी हम दूसरे लाइव शो में आपसे मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस शो को काफ़ी शेयर करें, और यदि मेरे किसी टिप्पणी में कोई डेटा में कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगले शो का इंतज़ार करें। धन्यवाद। जय हिंद।